हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं हमारे अर्बन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नगरों का वर्गीकरण, इसकी विधियाँ क्या क्या है, राइट। तो हमने देखा कि नगर कैसे होते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल, देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आधुनिक नगर देखे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट नगर देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे कि नगरों के जो वर्गीकरण है वो कार्यों के आधार पर हुए, अनुभव के आधार पर हुए। अच्छा, जब हमने उनका सर्वेक्षण किया उसके आधार पर किया, ठीक है। अब देख लेते हैं विधियाँ। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी से गुजारिश यही कि आप इन वीडियो को साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो डाउट हमें पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगरों को उनकी जनसंख्या के आकार, प्रकार, स्थिति, कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी भी नगर को कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, परंतु यह कार्य बहुत कठिन है कि लगभग सभी नगरों में अलग अलग व्यवसायों के लोग निवास करते हैं। अच्छा, इसकी विधियाँ जो है वो 3 हैं। सबसे पहले है इम्पीरियल विधि, ठीक है। फिर दूसरी है स्टैटिस्टिकल विधि, ठीक है। सर्वेक्षण इसमें भी होता है, पर्यवेक्षक इसमें भी होते हैं, पर्यवेक्षण इसमें भी होता है, दोनों में। लेकिन अंतर क्या है? पहली जो है वो नॉन न्यूमेरिकल है, इम्पीरियल बेस है, यानी अनुभव के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, वो आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। देन सेकंड जो है वो है हमारी सांख्यिकी विधि, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स द्वारा ही इनका अध्ययन होगा। तीसरी विधि है प्योर स्टैटिस्टिकल विधि, आने वाले आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। R.E. डिक्सन क्या कहते हैं? कार्य नगरीय जीवन को चलाने वाली ऐसी शक्ति है जो उसके विकास और आकार की को बहुत अधिक प्रभावित करती है, काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, ठीक है। ये हाईलाइटेड समझिए। नगरों के आकार की अपेक्षा उनके कार्यों के अधिक महत्व है। देखिए, नगर कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा हो, ऐसा ऐसा बना हो, कैसा भी नगर बना हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है वहाँ का कार्य, कि लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में को छोड़कर सेकेंडरी, टर्शरी, फोर्थ और फिफ्थ एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो उनकी संख्या देखी जाएगी ना। पहली विधि जो है वो है हमारी अनुभव के आधार पर, ठीक। इसको हम देखते हैं। नगरों में होने वाले कार्यों की विशेषताओं के अनुसार नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। अरस्तु ने 1921 के अंदर नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, सेकंड कल्चरल टाउन, सिक्योरिटी टाउन, उत्पादन नगर, ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन टाउन, ठीक है, और संचार टेलीकॉम नगर, और रिक्रिएशनल टाउन, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन इस विधि को किसी नगर के द्वारा उनके कार्यों को, प्रमुख रूप से उनके कार्यों को ही देखा जाता है, ठीक है, कि कितनी जनसंख्या वहाँ पर, किस कार्य की सबसे ज़्यादा प्रमुखता वहाँ पर देखी जाती है। बी बैथ ने भारतीय नगरों को 8 रूप से वर्गीकृत किया था, परंतु उनका आधार आर्थिक पहलू की निर्भरता था कि नगर किस प्रकार से प्रकार्य पर निर्भर रहता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारी जो है वो है अनुभाविक यानी सांख्यिकी विधि। यह विधि गुणात्मक करनी है, यानी इसमें 2 गुण हैं, अनुभव के साथ साथ हमारे न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। इसमें प्लस है, ऐड हो गया है हमारा न्यूमेरिकल। नगरों में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके आंकड़े नहीं मिलते, जैसे मनोरंजन, स्वास्थ्य, ठीक है, तो सरकार इनके आंकड़े जारी नहीं करती है। तो इन कार्यों को मात्रात्मक विश्लेषण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों वीडियो को अगर मिला दिया जाए तो इनके आंकड़े आपको मिलने मुश्किल हो जाएंगे। C.D. हैरिस ने इस विधि का प्रयोग किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि नगर 9 प्रकार से कार्यों में विभाजित किया। जिस नगर में 74% से अधिक श्रमिक उद्योग धंधों में लगा हुआ होगा, वह नगर औद्योगिक नगर कहलाएगा। अच्छा देखो, और देखिए अगर अब आगे देखें तो जिस नगर में फुटकर, थोक
का जो श्रमिकों का अनुपात है 50% इसमें लगा हो तो वो फुटकर उद्योग होगा। ठीक है। प्योर स्टैटिस्टिकल विधि की अगर हम बात करें तो प्योर स्टैटिस्टिकल विधि का प्रयोग पहले पावेल, न्यूजीलैंड के नगरों को वर्गीकृत करने के लिए पावेल नामक ज्योग्राफर ने इसका प्रयोग किया था। यह विधि पूर्ण तरीके से, उसमें क्या था, मिश्रण था, लेकिन ये प्योर स्टैटिस्टिकल विधि है। इसके अंदर हम कोई दूसरी विधि ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये विधि प्योरिटी इंडेक्स पर उतरी हुई है, यानी इसमें न्यूमेरिकल है ही है। ठीक है। उसमें दोनों थे, मात्रात्मक और गुणात्मक। सेकंड में पावेल ने सबसे पहले चुने हुए नगरों का औसत ज्ञात किया, देन उसके बाद उसको प्रतिशत अलग अलग नगरों का निकाला। इसके प्रादेशिक स्तर पर हर नगर का औसत ज्ञात किया गया और किस प्रकार से उनके कार्य को हमने प्रतिशत विचलन ज्ञात किया, यानी परसेंटेज के जो अंदर जो डेविएशन देखने को मिलती है वो देखा। यदि विचलन धनात्मक यानी नेगेटिव आता है तो उस नगर को, सॉरी पॉजिटिव आता है, इसके अंदर धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक नेगेटिव होता है, तो वो क्या है, नगरीकरण रखता है। यदि नेगेटिव है तो वो है, तब नहीं रखता है। 1954 के अंदर क्या हुआ कि किस तरीके से इन्होंने अलेक्जेंडर ने इसी विधि को अपनाते हुए प्राथमिक और गौण वर्गों में वर्गीकृत किया। तो हमारे जो मेन पॉइंट्स में बनेगा, R.E. डिंगसन ने 1955 में छोटा नगर केंद्र, छोटा प्रशासनिक नगर, प्रादेशिक औद्योगिक नगर, महानगर बिंदु और के रूप में देखा गया। ठीक है। और 1955 में मटीला और थॉमसन ने एक नई विधि ईजाद की जिसके अंदर राष्ट्रीय औसत कार्यकर्ता रखने वाले एक सूचकांक निर्धारित किया गया, जिसका सूत्र इस प्रकार है। आप ये देखिए, R.E. डिंगसन और थॉमसन ने लिखा E माइनस यानी EI ET मल्टीप्लाई बाय EI, जो लास्ट का EI है ये हमारा कैपिटल रहेगा, तो ET। ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्म्स का बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप एक्सप्लेन करने में आप पजल ना हो। तो EI जो वो होगा हमारा, जो पहली जो हमने यहाँ पे यूज़ की यहाँ पे, तो इसका मीनिंग हमारा होगा कि किसी नगर में लगे हुए कार्यकर्ताओं की संख्या। ठीक। दूसरी है ET यानी नगर में सभी कार्यों में लगे हुए कुल श्रमिकों की संख्या, जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले टर्म की फर्स्ट में दिखेगी। देन सेकंड टर्म जो हमारी होगी वो ET होगी, सॉरी थर्ड, पूरे प्रदेश में उस नगर कार्य में लगे हुए कार्यकर्ताओं की संख्या, श्रमिकों की संख्या, लेबर की संख्या आप लिख सकते हैं। देन हमारा लास्ट होगा कैपिटल ET, थर्ड और फोर्थ EI, और फोर्थ हमारा बनेगा ET। ठीक है। पूरे प्रदेश के अंदर सभी कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की संख्या। ठीक है। फिर नेल्सन ने भी एक विधि दिखाई जिसको हम मानक विचलन विधि कहते हैं। इन्होंने 10,000 से ऊपर नगर 897 अमेरिकी नगरों को चुना। उन्होंने व्यवसाय के आधार पर कार्यकर्ताओं को 24 वर्गों में बांटा और फिर कुछ व्यवसायों को एक ही वर्ग में रख दिया। इस प्रकार नेल्सन ने 24 को के स्थान पर केवल 9 वर्गों को ही बांटा। वे 9 वर्ग इस प्रकार हैं, आप इसको हाईलाइटेड रखें तो अच्छा होगा। सबसे पहला है हमारा खनन, दूसरा है हमारा विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, थोक होलसेल एंड देन फूड रिटेल। रिटेल इसे हम डिनोट करते हुए चलेंगे। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, पर्सनल सर्विसेज एंड बिजनेस सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अगर हम देखें तो किस तरीके से कुल श्रमिकों की संख्या और उसके साथ साथ हमने 897 नगरों के आकार पर हमने अनुसार 7 वर्गों में बांटा। नेल्सन ने किस तरीके से वो अलग अलग ऊपर दिखाया गया था। भारतीय विद्वानों का उल्लेख देखिए, अगर हम कहीं भी भारतीय विद्वानों का जो योगदान है उसको अगर हम प्रदर्शित न करें
तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल अधूरा रहने वाला है। तो 1954 में जानकी ने केरल के नगरों को प्रशासकीय, वाणिज्यिक और कृषि उपजों को एकत्रित किया। धार्मिक नगर, बागानी नगर भी, बागवानी नगर जिसे नोट करें, 5 वर्गों में बांटा। 1959 में नेल्सन का अनुसरण करते हुए काशीनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की और अमृतलाल ने भारत की नगरों का वर्गीकरण किया। 1956 में, आप इसे छोड़ दीजिए, ये कितना काम का नहीं आएगा। तो नगरों का कार्यक्रिक स्वरूप देख लेते हैं। सुरक्षा केंद्र, उत्पादन केंद्र। थर्ड हमारा बनेगा व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र, राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र। फिफ्थ हमारा बनेगा सांस्कृतिक केंद्र। सिक्स्थ हमारा बनेगा ट्रांसपोर्ट केंद्र, परिवहन केंद्र। और सेवन्थ हमारा बनेगा मनोरंजन केंद्र। एट्थ हमारा बनेगा अन्य कोई भी केंद्र। अन्य में जो भी माइनर वर्ग आ गए वो हमारे इसके अंदर ऐड होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप कोई भी चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो बने तो आप हमें जस्ट कमेंट कीजिए। और फिर भी आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ये वीडियो भीड़ के अंदर ना खो जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।